हेलो, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। देखिए कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम फिट कर लिया है और आप भी फिट हो जाइएगा पढ़ने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। रेडी हैं आप? चलिए आइए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे विद्युत धारा का क्या होता है। विद्युत धारा क्या होती है? तो देखो, मैंने आपको बताया था कि आवेश का जब प्रवाह होता है तो वहां पर विद्युत धारा बनती है। यानी कि जब आवेश बह रहे होते हैं तो वहां पर विद्युत धारा का निर्माण होता है। और जब विद्युत धारा बहेगी तो किसमें बहेगी? किसी चालक पदार्थ में बहेगी। चालक पदार्थ क्या होते हैं? जिसमें बिजली चली जाती है उसको हम कहते हैं चालक पदार्थ। तो जब विद्युत धारा हम किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित करते हैं, यानी कि फ्लो करते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम कहते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी कि करंट का फ्लो जब आप करोगे किसी चालक पदार्थ में, उसके चारों तरफ करंट के चारों तरफ फैलाने से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये बात किसने बताई थी? क्या पता है आपके लिए? ये बात बताई थी ऑस्टर्ड ने। बात समझ में आई? तो अब हम पता करते हैं कि आखिर चुंबक क्या होता है। तो देखो, चुंबक जो है वो एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा पत्थर होता है जो लौह अयस्कों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है, और उसी को हम कहते हैं चुंबक। मैग्नेटाइट नाम का होता है, शॉर्ट में इसके लिए यानी कि शुद्ध नाम दिया गया मैग्नेट। और जब वो अपनी तरफ आकर्षित करता है ना, उसको हम कहते हैं मैग्नेट कर रहा है, यानी कि चुंबकित कर रहा है, मैग्नेटिज्म जिसे बोलते हैं हम। और किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण है उसको हम चुंबकत्व कहते हैं। और इसका पूरा जो फिनोमिना बनता है उसको हम कहते हैं चुंबक। तो चुंबक क्या है? मैग्नेटाइट नाम का एक पदार्थ है जो किसी लौह जैसे अयस्क वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो देखो, प्रॉपर्टी बात इसकी यही है, यानी कि इसके गुण क्या है। तो ये पृथ्वी के खदानों से खोदकर निकाली जाती है, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि चुंबक जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो चुंबक आपका दो प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है प्राकृतिक चुंबक, एक होता है आपका मानव निर्मित चुंबक, जिसके लिए हम कृत्रिम चुंबक भी कहते हैं। अब देखिएगा, जो आपका प्राकृतिक चुंबक होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता। किसके? मानव निर्मित की अपेक्षा। ये मानव निर्मित के द्वारा यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए हम इसको मानव निर्मित कहते हैं। और प्राकृतिक चुंबक जो है वो हमें प्रकृति से मिलता है, भगवान की देन है। पृथ्वी के आप कहाँ से? खदानों से खोद कर निकालते हैं इसके लिए। अगर हम बात करें इसको कैसे बनाया जाता है, तो देखो, बहुत ज़्यादा जो हाई चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बीच में हम क्या करते हैं? लौह अयस्कों को रख देते हैं और उसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, तब एक हाई चुंबक का निर्माण हो जाता है। तो हम कहते हैं कि मानव निर्मित चुंबक हो गया। अगर आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दो चुंबक लीजिएगा और उन चुंबकों के बीच में आप एक लोहे का जो सिक्का होता है ना उसको रख दीजिएगा। आप 2-3 दिन बाद उसको निकालेंगे तो क्या होगा? जब आप छोटे छोटे लोहे के बुरादे पर उसको चिपकाएंगे तो क्या होगा? वो उस पर चिपक जाएगा, यानी कि उसमें चुंबकत्व का गुण आ गया। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि जो चुंबक होती है उसमें कुछ गुणों के बारे में, यानी कि उसमें क्या क्या होता है। तो देखो, चुंबक का दो सिरे होते हैं, एक N और एक S। ये कैसे पता चला कि इसमें N और S चुंबक के सिरे होते हैं? देखिएगा, चुंबक को जब हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इसका ये मान लो ये चुंबक है, ठीक है, और हम इसको बांध के ऐसे लटकाएंगे तो ये उत्तर और दक्षिण की तरफ ठहरेगी जाके, यानी कि उत्तर दक्षिण की तरफ ठहर जाएगी। तो हम कहेंगे कि इस चुंबक में दो सिरे होते हैं। उसका एक का नाम होता है नॉर्थ सिरा और दूसरे का नाम होता है साउथ सिरा। यानी कि नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव और एस का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। बात आपको क्लियर समझ में हो गई होगी। यानी कि इसमें दो सिरे होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। ये बात हम जान ली कि उत्तरी ध्रुव होता है और साउथ सिरा होता है इसका, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें कि अगर हम इसको तोड़ दें तो क्या कहानी बनेगी। तो अगर हम इसको तोड़ देते हैं, मान लो कि इसको मैंने ऐसे करके तोड़ दिया इसको,
इसका ये तो इतना ये सारा है वो n ही है, और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे करके तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके, और इसको तो यहाँ पर ये s था, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर आपका s बन जाएगा और ये यहाँ पर जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। और जैसे जैसे आप इसको भी दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो देखो क्या क्या बनता है, ये s था ये n हो जाएगा, और इधर ऐसी कहानी बनेगी, ये n था और ये s हो जाएगा। यानी कि जितना आप इसको ब्रेक करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, उन कंडीशनों में इसमें हमेशा दो ध्रुव हमेशा बने रहेंगे, यानी कि इनमें एक दूसरे से जुदा होने का कोई भी मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो है वो जुड़े रहेंगे, है ना, इनका जो सिरा है वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होता। यहाँ पर हमने ये चीज़ क्लियर की। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आप मान लो कि इधर इस प्रकार से ये n है और ये s है, और इधर भी आपका ये s है और ये n है, अगर आप इनको s को इसके पास में लेके आते हो तो उस कंडीशन में ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक जैसे पदों के लिए सजाती है, यानी कि एक ही जाति के, यानी s को अगर पास में लेके आओगे तो एक दूसरे को पास में आने का ये विरोध करेंगे। कैसे? जैसे आपने छोटे थे ना तो आपने क्या चुम्बक ली थी और आप पकड़ के उसे और ऐसे करते थे, चिपक कहीं को नहीं रही है, ऐसे हो जाती थी फिर, है ना, और जब फिर चिपकाते थे दोबारा ऐसे करके बहुत तेजी से, फिर ऐसे हो जाते थे, है ना, और तुम अपनी उसमें साइंस लगाते रहते थे लेकिन वो चिपकती नहीं थी, और जैसे ही आप इसे घुमा के ऐसे कर तुरंत चिपक जाती थी। यानी कि जब आप यहाँ पर ये n है ये s है, और यहाँ पर जब ये n हो जाएगा ये s हो जाएगा, ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, और ये एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं? प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी कि जब आप विजातीय पदों को, एक जैसे पदों को ना लेकर, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के लिए पास में लेके आएंगे तो चुंबक के जो सिरे हैं एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। ये इसका गुण है। क्यों कर लेंगे ये हम बात जानेंगे चुंबकीय रेखाओं में, है ना। चुंबकीय रेखाओं में खूब पानी पी लिया इसलिए टकारें आ रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो, जो आपकी चुंबक होती है ना, जैसे कि ये चुंबक है, इसके चारों तरफ का एरिया, जैसे कि ये चुंबक है, इसके चारों तरफ का एरिया, अब ये छोटी सी चुंबक है, मैं इसको इसके पास में लेके आ रहा हूं, यहां तक हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका जो बल है इस वाली चुंबक का वो इस पर आना शुरू हो गया। अब हमें इस पर ताकत लगानी पड़ रही है, ताकत लगानी पड़ रही है। अब ये नहीं चिपक रही, नहीं चिपक रही, नहीं चिपक गई, तेजी से चिपकाया तब चिपकी है, बल लगा रही है बहुत ज्यादा। यानी कि हमने इसमें यह जाना कि चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई? ना आई तो ऐसे समझ लो, जैसे अब खूब ठंड पड़ रही है, और ठंड पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा जो अलाव जला रहे होते हैं, जैसे हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज्ञानों का आता है जहाँ से, अब उसमें अलाव जो जल रहा होता है तो जाता जल्दी से बैठ जाता है, है ना। अब क्या वो खूब तेजी से आग जला दी, यानी कि धंधरा कर दो खूब, फिर उसके बाद में क्या होता है, अरे हाँ दूर हट दूर हट जाओ, यानी कि वहां तक आपको उसका अनुभव हो रहा है, आग लग रही है तुम्हारे, तब पीछे हट रहे हो तो कहोगे आग का क्षेत्र है। और मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र की। यानी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का अनुभव किया जा सके वह आपका कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। बात अब समझ में कतई आ गई होगी। अब हम बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कि तीव्रता क्या होती है। तो देखो भैया, सीधी सी बात है, अब जिधर आग जल रही है, एक तरफ धुआं हो रहा है, एक तरफ आग जल रही है, खूब धधका लग रहा है, तो कहोगे इतना आग बहुत ज्यादा लग रही है। तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि तेजी से कितना लग रही है। तो एकांक टाइम में, यानी एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक जगह पे जब हम किसी एक वैल्यू को पता करते हैं
तो हम कहते हैं वहां पर कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहां कहां पर होती है अभी जानते हैं चित्र के माध्यम से। देखो सबसे पहले अब हमने चुंबकीय क्षेत्र की रेखा तो जान ली, तो आप लिख लो इस चीज को कैसे, चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं वहां पर वो कहलाता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। अब हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि रेखाएं क्या होती हैं। देखो तो चुंबक को पहले हम बनाते हैं चुंबक के लिए, ये है आपका एंसरा और ये है आपका एसरा। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं हमेशा उत्तरी ध्रुव से ये निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। बात समझ में आई, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी। ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाएंगी। तो ये कंडीशन आपकी चलती रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप बनाते जाओ, अगर बनाना चाहो तो, है ना, बना लिया करो ये इस प्रकार से। पहले समझ लो कोई दिक्कत नहीं है ना, पहले समझ लो। तो यहां पर देख रहे हो कि उत्तरी ध्रुव में अगर हम बाहर की बात करें, यानी कि चुंबक के बाहर की तरफ की बात करें, तो चुंबक के बाहर की तरफ से हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। और अगर हम चुंबक के अंदर की बात करें तो हमेशा ये चुंबक के नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करते हुए जाएंगी। ये पॉइंट है, लिखते जाओ। यानी कि पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि हमेशा ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं, है ना। और चुंबक के अंदर ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं। ये बात आप नोट डाउन करते जाए। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसमें यह है कि चुंबकीय जो जितनी भी क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होती हैं। कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, ये कहीं पर भी टूटती नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहां पर आई इतनी और उसके बाद यहां पर ये टूट गई, उसके बाद फिर यहां से चलना शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है। पूरी आएंगी, पूरी, है ना, पूरी ऐसे पूरी आएंगी। अच्छा, दूसरी बात, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा सतत वक्र बनाती हैं, सतत वक्र बनाएंगी, कंटिन्यूअस वाला। तीसरी बात यह है कि देखो जो चुंबक है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा ध्रुवों पर अधिक घनत्व के रूप में प्राप्त होती हैं। नहीं बात समझ में आई? घनी घनी कहां पे हैं, यहीं तो है इधर, और जहां तो दूर दूर रहते बजे हैं, तो ये ध्रुवों पर अधिक ये घनत्व के रूप में होती हैं। यहां पर भी ये तो घनत्व के रूप में है या नहीं है? तो चुंबकीय क्षेत्र कहां पर ज्यादा होगा, तीव्रता कहां पर होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां पर है जहां पर ये ज्यादा घनी मात्रा में होंगी। तो चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके ध्रुवों पर अधिक से अधिक पाई जाती है। ये पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। और तो दूसरी बात हम इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि इसका जो मात्रक है वो मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, या फिर इसका दूसरा जो मात्रक है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पर जैसे कि यहां पर तो मैंने कहा कि ज्यादा अधिक मात्रा में है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, तो यहां पर ये अलग, यहां पर ज्यादा होगी, यहां और यहां ज्यादा होगी, लेकिन यहां ये कम कम है। देखो जहां पर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि उसका परिमाण और दिशा समान है तो हम कहेंगे कि ये समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि बोर्ड है ना, इस बोर्ड पे हर जगह पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान मात्रा में पाया जाएगा तो हम कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और जहां पर विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अलग अलग होता है तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक समान ना होकर असमान है ना, तो उसे हम कहते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अब समझते हैं धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो डेनमार्क में सन 1777 में वैज्ञानिक ऑस्टर्ड का जन्म हुआ था, जिन्होंने इसके लिए खोज की, यानी कि 1820 में इन्होंने खोज की थी इसकी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि एक परफत लिया है और इस पर एक कंपास की सुई जो है ना, चुंबकीय जो सुई है वो उन्होंने इसको नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रख दिया है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही रखी हुई है नॉर्मल कंडीशन में, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इसका स्विच वह ऑन नहीं है।
स्विच ऑन यहां पर भी नहीं है। और जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि ये जो सुई ऐसी थी नॉर्मल स्थिति में, वह तुरंत इस प्रकार से विक्षेपित हो जाती है। तो यहां पर देख रहे हो आप कि करंट जो है वो इस प्रकार से इसमें बह रहा है, ये करंट इस प्रकार से बह रहा है, इस ओर बह रहा है, इसलिए ये इस तरफ विक्षेपित हो गई। फिर उन्होंने कहा कि इस तरफ से ही विक्षेपित होती है या फिर कोई दूसरी भी कंडीशन होती है। तो उन्होंने क्या किया, इसके जो सिरे हैं वो बदल दिए। यहां पर देखो ये सिरे बदल दिए हैं। तो इस प्रकार से अब ये करंट जो है वो इधर फ्लो हो रहा है इस प्रकार से। लेकिन करंट फ्लो होगा कहां से, हमने तो ये स्विच ऑन ही नहीं किया, तो स्विच को पहले ऑन कर दिया। ठीक है, अब जब स्विच ऑन कर दिया तो जो करंट का फ्लो है वो इस तरीके से यहां पर होने लगेगा, ऐसे इस प्रकार से करंट का फ्लो होने लगेगा। अब जब करंट का फ्लो होने लगेगा यहां पर इस कंडीशन में इस प्रकार से, तो जो चुंबक है ना वो इस प्रकार से इधर विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि जब किसी चालक में आप करंट के लिए फ्लो करते हो तो उस कंडीशन में वहां पर उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तभी तो ये चुंबकित हो रही है उस तरफ। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो ये बात ऑस्टेड ने आपके लिए बता दी थी कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, जब करंट फ्लो करता तभी होते हैं। समझ में आई बात? अगर आपको समझ में आ गई है तो साथ ही साथ अच्छे से नोट डाउन भी करते जाएं शॉर्ट नोट्स के तौर पे, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आपसे क्या कहता है? देखो, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम ये कहता है कि जब आप किसी भी चालक पदार्थ को इस प्रकार से पकड़ें, कैसे, जैसे कि मैं इस पेन को पकड़ा हुआ हूं इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ लो या फिर ऐसे पकड़ लो, ठीक, ऐसे पकड़ा हुआ हूं मैं इस पेन को। तो जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को, और जो अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। इसके लिए हम दाएं हाथ के नियम कहते हैं या फिर दक्षिणावर्ती हाथ का नियम कहते हैं। दोबारा समझिएगा, दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी भी चालक पदार्थ को यानी कि इस प्रकार से पकड़ें, इस प्रकार से जैसा कि आपको दिख रहा है ना, तो हमारा जो अंगूठा है ये ना, इसकी जो नोक है ना पिन की, ये धारा की दिशा तथा ये अंगुलियां हैं वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें, तब हमारा कहलाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं अब आपको बताता हूं दक्षिणावर्ती पेंच का नियम या कॉर्क स्क्रू का नियम। ये मैक्सवेल का सिद्धांत था, है ना। तो उन्होंने क्या दिया, या फिर इसे ऐसे आ सकता है मैक्सवेल का यानी कि पेचकस का नियम समझाइए या फिर मैक्सवेल का सिद्धांत समझाइएगा। तो उन्होंने क्या बताया, जैसे कि आप पेच को कसते हैं ना ऐसे करके, तो जो पेच के नीचे का जो बल लग रहा होता है वह धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं आपकी अंगुलियां, उसी डायरेक्शन में यानी दक्षिणावर्ती हाथ के या दाएं हाथ के अंगुष्ठ के नियम पे आधारित होता है, वो वही नियम लग रहा होता है ना। तो दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या कहता है कि इस प्रकार से हम पकड़ लेते हैं तो जो हमारी जो बल है वो धारा की दिशा को और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसका अगला जो टॉपिक है वो ये है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि अब तक जो तार था हमारा वो सीधा सीधा था, अब हम क्या करेंगे, उस तार को गोल कर लेंगे। देखिएगा, एक आपका जैसे कि एक तार है और ये है एक आपका गत्ता, ठीक है, ये कागज मान लो एक सीधा, और इस कागज में मैं दो जगह छिद्र कर दूं ऐसे ऐसे, जैसा कि एक छिद्र ये कर दिया और एक छिद्र मैंने इसका ये कर दिया, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें मैं इस प्रकार से एक वृत्ताकार पास लगा दूं, और इसके जो नीचे वाले जो सिरे हैं ये दिख रहे हैं ना आपको, इनको मैं कनेक्ट कर दूं एक बैटरी के साथ, जैसे कि इसमें एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो अब इसमें क्या होगा कि मान लो मैंने इसमें करंट फ्लो कर दिया, पॉजिटिव करंट इसमें निकल रहा है, और इस प्रकार से इसमें ये जाएगा इस प्रकार से, ऐसा है ना, ये वापस आ जाएगा। तो इसमें विद्युत चुंबकीय रेखाएं बनेगी, क्योंकि ऑस्टेड ने यही बताया था कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है। देखिए, अगर मैं इसके यहाँ पर ये जो है यहाँ पर अगर हम पता करना चाहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, तो जो चुंबकीय सुई है वो इस प्रकार से विक्षेपित इस साइड पे होगी, इस प्रकार से ऐसी ये विक्षेपित होगी ऐसे, ठीक है। और ये अगर मैं इसको इस साइड पे रखूंगा तो ये इस प्रकार से विक्षेपित होगी, ऐसे ऐसे विक्षेपित हो जाएगी, ऐसे ऐसे। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ये बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो चुंबकीय जो सुई होगी वो यहां पर जो बल रेखाएं होंगी वो सीधी होंगी, यानी कि अगर हम इसके इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे
चुंबक की वैल्यू को हम पता करना चाहेंगे तो चुंबक की वैल्यू जो है वो हर जगह पे समान होगी। तो हमने ये पता किया कि जैसे जैसे हम इसकी जो दूरी है वो कम करते चले जाते हैं, वैसे वैसे इनका जो कर्व है, जो झुकाव है, वो धीमे धीमे करके कम होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे हम इसके नजदीक होते चले जा रहे हैं चुंबक के पास में, वहां पर ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनका जो कर्व है यानी झुकाव है, जो इसका वृत्ताकार रेखाएं बन रही हैं, वो ज्यादा मात्रा में हो रही हैं। यानी कि अगर हम इसके बिल्कुल पास में जाएंगे तो यहां पर ये जो रेखाएं हैं वो एक पूरा चक्कर को निर्माण कर रही होंगी। और ये रेखाएं जिस तरीके से बाहर को निकल रही हैं, यानी कि बाहर को, तो बाहर कहां से निकलती हैं? नॉर्थ सिरे से, यानी कि नॉर्थ सिरे से वो बाहर को निकल रही होती हैं। और जिधर से ये इधर से ये निकल रही हैं, यानी प्रवेश कर रही हैं, वो उसका होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इसका ये दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर नीचे से होगा, और जो बाहर की साइड निकल रही है तो वहां पर क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। पॉइंट आपको समझ में आया? यानी कि सीधी बात हम ये कहते हैं कि वृत्ताकार पास के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो है यो इसके जहां पर हम मेजर करेंगे, इसे मापेंगे, वहां पर इनका जो झुकाव है वो अधिक से अधिक मात्रा में होगा। और जैसे जैसे हम इसको दूर बढ़ते चले जाएंगे, इसके धारावाही चालक के दूरी को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इनका झुकाव कम होता चला जाएगा, यानी कि समांतर रूप में आती चली जाएंगे। ये बात थी हमारे वृत्ताकार पाश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है प्रणालिका, कि प्रणालिका होती क्या है। देखो, कोई भी या तो चीनी की मिट्टी से ही, या फिर लकड़ी, या कोई भी विद्युत रोधी पदार्थ जिस पर हम तांबे का तार लपेट देते हैं, और तांबे का तार भी उस पर विद्युत रोधी पदार्थ चढ़ा हो, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? बहुत पास पास लपेट देते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो ये जो प्रणालिका बनी हुई है, यानी कि जब लपेट देते हैं तो एक हम कहते हैं कि प्रणालिका का निर्माण हो गया। तो हम क्या कहेंगे? प्रणालिका एक ऐसी वस्तु है जिसके चारों तरफ हम तांबे के तार को लपेट देते हैं और हमारी एक प्रणालिका का निर्माण हो जाता है, यानी कि कई सारे वृत्ताकार पाशों को मिलाकर एक प्रणालिका का निर्माण होता है। अब देखो, जब ये प्रणालिका इस प्रकार से बन जाती है तो ये प्रणालिका एक चुंबक की भांति काम करती है। किसकी तरह? चुंबक की तरह। तो चुंबक की तरह जब काम करेगी तो इससे जो निकलने वाली विद्युत रोधी यानी कि चुंबकीय पदार्थ की विद्युत बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार से काम करेंगी जिस प्रकार से एक चुंबक काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये निकल रही हैं यहां पे। ठीक है, तो देखो, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल पे जाके ये प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, यहां से ही इस प्रकार से निकल रही हैं और इसमें ये एंटर कर रही हैं। अब यहां पर देखो, इसमें मैंने क्या चीज पहले मैंने बताई थी, विद्युत धारा में चुंबकीय जो चुंबक के गुण बताए थे उसमें मैंने बताया था कि जो विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसमें जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो ध्रुवों पर अधिक प्रबल मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो संख्या है वो ध्रुवों पर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में, घनी घनी मात्रा में होती है। इस कारण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र यहां पर ज्यादा होता है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके अंदर की, तो अंदर जो रेखाएं हैं वो बिल्कुल सेम ऐसी जाएंगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अंदर वाली रेखाएं होती हैं जो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती हैं, वहां पर ये समांतर क्रम में देखने को मिलती हैं। तो जो समांतर क्रम में देखने को मिलती है, इसका मतलब हर जगह पे इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान रूप से हमें प्राप्त होगा, यानी कि चुंबक के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके बाहरी क्षेत्र की, तो बाहरी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक अलग अलग मात्रा में पाया जाता है, यानी कि यहां पर अधिक होगा, यहां अधिक होगा, जबकि यहां पर बहुत ज्यादा कम मात्रा में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये बात थी आपके धारावाही प्रणालिका के बारे में। शायद मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि प्रणालिका क्या होती है। इसका जो प्रयोग है वो अलग अलग डिवाइसों में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जितने उपकरण हैं उनमें किया जाता है प्रणालिका का प्रयोग अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए। अगर हम बात करें कि समानता क्या है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र में जो मानव निर्मित थी यानी चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबक में और प्रणालिका में अंतर क्या है? देखो, समानताओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो चुंबक है यानी कि जो प्रणालिका है वो बिल्कुल चुंबक की भांति काम करेगी। अगर हम इसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे तो ये भी हमारी उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहर जाएगी। और इसके अलग अलग टुकड़े करने पर, यानी कि इसके टुकड़े करने पर इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे कि उसमें क्या करते हैं, हम अलग अलग टुकड़े कर देते हैं तो उसके ध्रुव जो हैं वो वही रहते थे, लेकिन इसमें ध्रुव जो हैं वो बदले जा सकते हैं जब हम यहाँ से इनकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि प्लस इधर कर देंगे, माइनस इधर कर देंगे, माइनस की वैल्यू इधर करते हैं, प्लस की वैल्यू इधर करते हैं, तो इसके जो ध्रुव हैं वो बदल जाएंगे। यानी कि इसमें समानताएं बिल्कुल आप चुंबक के गुणों वाली लिख देंगे, और भिन्नताओं के बारे में लिखें तो पहली भिन्नता इसमें यह है कि ये तब तक ही चुंबकत्व का गुण रहेगा जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है, और जैसे विद्युत धारा इसमें खत्म, यानी कि चुंबकत्व भी खत्म। और जबकि जो चुंबक होती है उसमें हमेशा ही रहता है स्थायी चुंबक, उसमें हमेशा जो चुंबकत्व का गुण है वो स्थायित्व के रूप में बना रहता है, जबकि इसमें स्थायी चुंबकत्व का गुण तब तक रहता है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये थी आपकी कुछ प्रणालिका के बारे में समानताएं, भिन्नताएं। अगर आती हैं आपके पेपर में तो आप, मुझे उम्मीद है कि इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे, और नहीं लिख पाएंगे तो आप पे चढ़ा के पड़ेंगे।
अब धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक जो है वो स्थित होगा, उस पर बल लग रहा होगा और उस बल की दिशा जो है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा जानेंगे। फ्लेमिंग जो थे वो ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना नियम दिया था। बाएं हाथ का नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दायां बायां क्या होता है। तो दायां आपका होता है ये सीधा हाथ और बायां होता है आपका जो टेढ़ा हाथ होता है वो, यानी कि लेफ्ट हैंड, और ये होता है आपका राइट हैंड। तो देखो उन्होंने ये बात बताई थी कि हम अपने बाएं हाथ के इन अंगूठे के पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि जो अंगूठा है वो बल की दिशा को, अंगूठा जो है वो बल की दिशा को, और ये उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो तर्जनी उंगली, उंगली के पास वाली उंगली जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। दोबारा समझिएगा, अंगूठा बल की दिशा को, ये वाली उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये वाली जो उंगली है, उंगली तर्जनी उंगली के पास वाली उंगली, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आई ना बात। इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो उपयोग इसका कहां पर होता है, इसका उपयोग जो है जैसे कि आपका विद्युत मोटर है, जनरेटर है, माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है, यहां पर हमारा इसमें उपयोग होता है इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ये इसको हम विस्तृत जानेंगे थोड़ा सा अगले टॉपिक के बारे में। फिलहाल अब हम समझते हैं दूसरे नियम के बारे में। अब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम जानेंगे कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि हम दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं, यानी कि इस हथेली को इस प्रकार से फैलाएं कि अंगूठा जो है वो आपकी धारा की दिशा को, और ये यहां पर जो हथेली है आपकी वो बल की दिशा को, और ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएं। तब हम कहेंगे कि ये हमारे दाएं हाथ का हथेली का नियम है। फ्लेमिंग ने क्या बताया कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा को, हथेली बल की दिशा को, और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसको हम कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली का नियम। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि और भी बच्चे अच्छे से समझ पाएं और अपने इन सारे टॉपिकों को क्लियर कर पाएं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।